Assalamu alaikum. Today we are going to talk about clinical uses of glucocorticoids and their adverse effects. So glucocorticoids are used in two primary situations. First, to evaluate and treat endocrine disorders. अब endocrine disorders को replacement therapy के through ट्रीट किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है बाय द एंडोक्राइन डिसफंक्शन. रिप्लेसमेंट थेरेपी में अगर तो एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है या हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम उसकी जगह मेडिकेशंस या उसकी जगह इंजेक्शंस पेरेंटली हम जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम यूज़ करते हैं इनको. और इवेल्युएशन ऑफ एंडोक्राइन डिसफंक्शन में क्या होता है कि अगर एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, तो उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं अगर हम ACTH की सप्रेशन कर देते हैं. सेकेंडली, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो नॉन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं इनको टू हेल्प रिजॉल्व द सिम्टम्स ऑफ देम. अब उसमें क्या होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड डिसऑर्डर है या कोलेजन डिसऑर्डर्स होते हैं या एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है क्या होता है कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम तो वर्क कर रहा होता है, बट ऐसे नॉन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स के अंदर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट जो रिप्लेसमेंट थेरेपी आ जाती है इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एड्रीनल कॉर्टिकल सिस्टम होता है वो हाइपो फंक्शन कर रहा होता है. यानी कि ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसके जो फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. सो इसकी दो हमारे पास सिचुएशंस होती है, एक प्राइमरी इंसुफिशिएंसी होती है और एक सेकेंडरी इंसुफिशिएंसी होती है. दोनों में क्या होता है कि दोनों में हम जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं. प्राइमरी इंसुफिशिएंसी में क्या होता है कि एडिसन डिजीज आ जाती है जिसके अंदर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो हमारा टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन होती है वो भी कम हो जाती है. और सेकेंडरी इंसुफिशिएंसी के अंदर जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स का फंक्शन होता है वो डायमिनिश्ड हो जाता है. और ACTH का जो रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो उसका लेवल भी कम हो जाता है. आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एड्रीनल्स और पिट्यूटरी ग्लैंड बिकॉज ऑफ डिजीज एंड ट्यूमर्स. अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एड्रीनल एक्टोमी है तो या फिर ऐसा हुआ है कि सर्जरी हुई है तो कोई भी ट्यूमर डिसऑर्डर है या कोई और डिसऑर्डर है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करवा दिया जाता है या हमारे एड्रीनल ग्लैंड को रिमूव करवा दिया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो है हम ये जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है हम यूज़ कर सकते हैं. उसमें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि क्यूजिंग सिंड्रोम है जिसमें कॉर्टिकल हाइपर स्क्रीशन हो रही होती है. तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीशन करना शुरू कर देता है, यानी कि हार्मोन्स की स्क्रीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि हम ये रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव एवेल्युएशन ऑफ एंडोक्राइन डिसफंक्शन. तो हम अगर एंडोक्राइन सिस्टम फॉर एग्जांपल फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको कैसे एवेल्युएट करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे कुछ ऐसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जिनमें से एक अगर हम देखें तो सिंथेटिक हार्मोन जो कि डेक्सामेथासोन होता है, ये बहुत ही पोटेंट होता है और ये इन्फ्लेमेशन को भी हाईली ट्रीट करता है. लेकिन इसके साथ ही साथ इसका ये भी काम होता है कि ये ACTH की स्क्रीशन को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है और इसके थ्रू भी हम एंडोक्राइन को जो है हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन कर रहे प्रॉपर्ली या नहीं कर रहा, तो उसको एवेल्युएट कर सकते हैं. और फिर हम जो है कोई भी अगर डिसऑर्डर है या एब्नॉर्मेलिटी है एंडोक्राइन सिस्टम में तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं बाय द ACTH सप्रेशन जो कि डेक्सामेथासोन के थ्रू हो सकती है. Then we have glucocorticoids in non-endocrine functions. अब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कैसे यूज करते हैं नॉन एंडोक्राइन फंक्शंस में. उसके अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट देते हैं. अब इनके दो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक ओरली दिए जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक पेरेंटली दिए जाते हैं. अब
इन केस अगर बैक पेन है या नेक पेन है तो उसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं इनटू द एपिड्यूरल स्पेस, और अगर नी या शोल्डर में हमने इंजेक्ट करना है तो इनको हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनटू द जॉइंट। बट ऐसा होता है कि जॉइंट के अंदर हम स्पेसिफिक जगह लोकल एरिया पे इंजेक्ट करते हैं एंड इंट्रा आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज ऑफ द कैटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं। और सेम इफेक्ट जो है टेंडन के ऊपर भी पड़ा होता है, क्योंकि टेंडन के केस में भी अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो बार बार इंजेक्ट करने से क्या होता है कि कैटाबॉलिक इफेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शो करते हैं, तो वो भी ब्रेक डाउन भी वहाँ पे शुरू हो जाती है और रप्चरिंग भी हो सकती है, तो वो उससे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। देन इनका क्या होता है कि लोकलाइज इफेक्ट होता है एक किसी भी जगह पे, ये अपना स्पेसिफिक और लोकल इफेक्ट जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शो करते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट नॉन एंडोक्राइन कंडीशंस जिनके अंदर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज कर सकते हैं। उसमें एलर्जिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कोलेजन डिसऑर्डर्स, डर्मेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स, जीआईटी डिसऑर्डर्स, हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स, नॉन रोमैटिक इन्फ्लेमेशन, neoplastic disease, neurologic disease, neurotrauma, ophthalmic disorders, organ transplant, renal disease, respiratory disorders और rheumatic disorders जो है ये सारे disorders include हैं जो कि नॉन एंडोक्राइन होते हैं और इनके अंदर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज कर सकते हैं। देन वी हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसमें एड्रीनोकॉर्टिकल सप्रेशन आ जाती है, देन ड्रग इंड्यूस्ड क्यूशिंग सिंड्रोम आ जाता है और ब्रेकडाउन ऑफ स्पोर्टिंग टिश्यूज इंक्लूड होती है। एड्रीनल कॉर्टिकल सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट्स जिनके अंदर जो है नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, वो शट डाउन हो जाती है बाय द एक्सोजीनस हार्मोन्स। अब ये हो किस वजह से ये होती है, क्योंकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो हम लॉन्गर पीरियड्स के लिए हम यूज़ करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, तो इनका इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट पड़ता है और इस वजह से क्या होता है कि एड्रीनोकॉर्टिकल स्प्रेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रोडक्शन होती है वो स्प्रेस हो जाती है या वो शट डाउन हो जाती है इन द एक्सोजीनस हार्मोन्स। और अगर ऐसा होता है कि जो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनको हम इनटेक करना बहुत जो है वो एकदम से हम छोड़ देते हैं उनको इनटेक करना, तो उसकी वजह से भी जो है सप्रेशन हो सकती है और जो है उसकी वजह से भी ये एड्रीनोकॉर्टिकल सप्रेशन का इफेक्ट जो है वो कॉज होता है। इसलिए जब भी अगर हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को विड्रॉल करना है तो हम उसको फिर स्लोली विड्रॉन करते हैं, एकदम से उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एडमिनिस्टर करना एकदम से सडनली जो है नहीं छोड़ सकते। ड्रग इंड्यूस्ड क्यूशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, क्यूशिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपर सिक्रीशन हो रही होती है ऑफ द कॉर्टिसोल। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको क्यूशिंग सिंड्रोम होता है, जिनके अंदर हाइपर सिक्रीशन होती है एड्रीनोकॉर्टिकल की, उसमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे पेशेंट्स के फेस के ऊपर राउंडनेस और पफनेस आ जाती है, फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है उनके ट्रंक रीजन में, मसल वास्टिंग होना शुरू हो जाती है एक्सट्रीमिटीज के अंदर, इधर वो लोअर है या अपर है, हाइपरटेंशन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, हिर्सुटिज्म होता है और ग्लूकोज इंटॉलरेंस होना शुरू हो जाती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द क्यूशिंग सिंड्रोम। देन these changes are all caused by the metabolic effects of the glucocorticoid जो कि administered हम करते हैं। The adverse effects can be alleviated somewhat by reducing the glucocorticoid dosage। तो अगर तो हम उस डोजेज को नॉर्मलाइज कर देते हैं या कम कर देते हैं तो ये जो सिंड्रोम है ये हम जो है इससे ओवरकम कर सकते हैं, ओवरकम जो है इसको कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ स्पोर्टिंग टिश्यूज, Glucocorticoids exert a general catabolic effect not only on the muscle but also on other tissues, जिनमें हमारे पास bone, ligaments, tendons and skin also subject to wasting effect from prolonged glucocorticoids use। तो glucocorticoids को हम बहुत ही टाइम के लिए यूज करते हैं, प्रोलॉन्ग इनका यूज करते हैं, तो उससे वास्टिंग इफेक्ट भी मिलता है और साथ कैटाबॉलिक इफेक्ट भी मिलता है, क्योंकि ये बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर जो है, मसल्स के अंदर क्या करते हैं, कैटाबॉलिक इफेक्ट शो करती है
कि ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है और रप्चरिंग भी स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अपीयर टू वीकन दी स्पोर्टिंग टिश्यूज। क्यों? क्योंकि इनका कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है बाय इनहिबिटिंग द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड अदर टिश्यू कंपोनेंट्स एंड बाय इंक्रीजिंग द सब्सटेंसेस दैट प्रमोट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, मसल एंड बोन। तो कैटाबॉलिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, फैट है, मसल है या बोन है, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, कोलेजन जो होता है उसकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है ऐसे केसेस के अंदर। These drugs cause atrophy of skeletal muscle by increasing the rate of protein breakdown and decreasing the rate of protein synthesis। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होना शुरू होती है। सो उससे क्या होता है, स्केलेटल मसल एट्रोफी होती है। GC probably suppress the production of substances that stimulate bone formation, जैसा कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, एंड इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट प्रमोट बोन लॉस। एग्जाम्पल क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1 और न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी लिगेंड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कहते हैं कि बोन की फॉर्मेशन जो होती है या ऐसे सब्सटेंसेस जो बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं, उन सब्सटेंसेस की फंक्शनिंग को क्या कर देती है, उनकी सब्सटेंसेस की जो प्रोडक्शन होती है उसके लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, और जो बोन की फॉर्मेशन नहीं करवाते या बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं उन सब्सटेंसेस के लेवल को बहुत ज़्यादा हाई करती है, उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। द रिजल्ट इज अ लॉस ऑफ बोन मिनरल कंटेंट। तो इससे क्या होता है, बोन डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, और बोन की फॉर्मेशन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कम कर देते हैं। दैट कैन लेड टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स पार्टिकुलरली इन द रिब्स एंड वर्टिब्रल बॉडीज। तो ऑब्वियसली बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, बोन की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स जो है वो कॉज होते हैं, क्योंकि बोन जो होती है वो हमारी वीक हो जाती है। अदर एडवर्स इफेक्ट्स जो है इसके अलावा पेप्टिक अल्सर कॉज होता है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, रिटार्डेशन ग्रोथ इन चिल्ड्रंस, ग्लूकोमा, मूड चेंजेस, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशंस कॉज होती हैं अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं। ड्रग्स दैट इनहिबिट एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन बायोसिंथेसिस। These drugs reduce adrenal corticoid hypersecretion in conditions such as adrenal tumors, जिसमें क्या आता है, जिसमें क्यूजिंग सिंड्रोम आ जाता है। उसमें क्या हो रहा होता है कि जो हमारा एड्रीनोकॉर्टिकल होता है उसकी बहुत ज़्यादा हाइपरसिक्रीशन शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम ये ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये इस एड्रीनल कॉर्टिक्स की जो हार्मोन्स होते हैं उनकी रिलीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, अमाइनोग्लूटामाइड आ जाता है, जिसको हम साइटोडिन भी कहते हैं, दैट इनहिबिट्स द फर्स्ट स्टेप इन एड्रीनल कॉर्टिकॉइड सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू सब्सिक्वेंट हार्मोन प्रिकर्सर्स। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही ऐसा प्रिकर्सर है जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बनते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड भी बनते हैं और सेक्स हार्मोन्स भी बनते हैं। देन वी हैव मिटायरपोन। अब इसमें क्या होता है, इट इनहिबिट्स द हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ सेवरल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स इन द एड्रीनल कॉर्टिकॉइड पाथवे। उसके बाद केटाकोनाजोल भी आता है, दैट इज एंटी फंगल ड्रग, एंड माइटोटेन भी आता है, दैट इज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। सो दीज आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट द एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन बायोसिंथेसिस। I hope so that you understand today's lecture very easily. Allah Hafiz.